नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम कृषि जगत से जुड़े हुए अहम विषय आपके लिए लेकर आते हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा करते हैं और विषय से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को टटोलने की कोशिश करते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है ये बेहद ही खास है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी आमदनी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे लाखों किसान अब जुड़ने लगे हैं। इससे जुड़े हुए कई तरह के स्टार्टअप्स लगातार रजिस्टर किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए जो किसान हैं वो सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आपकी भी दिलचस्पी जरूर इस क्षेत्र के बारे में हो गई होगी। बता दें आपको, आज हम उस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था और बताया था कि भारत को मीठी क्रांति की जरूरत है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। ये क्षेत्र आपके लिए कितना लाभदायक साबित हो सकता है, मधुमक्खी पालन के जरिए आप किस तरह से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है, इन तमाम विषयों पर आज विस्तार से इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। ये ऐसा क्षेत्र है जो लगातार फल फूल रहा है और आज स्थिति ये है कि भारत शहद उत्पादन के मामले में विश्व में 5वें पायदान पर है। इतना ही नहीं, भारत अब मुख्य निर्यातक के तौर पर भी उभर चुका है। ऐसे में जाहिर तौर पर किसानों के पास अपार संभावनाएं हैं। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनसे हम उनके अनुभव भी जानेंगे और विस्तार से मधुमक्खी पालन और इसके व्यवसाय के बारे में भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर बलराज सिंह, कुलपति श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जुबनेर, राजस्थान से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ दो प्रगतिशील किसान जुड़े हुए हैं जिनका अनुभव इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री सुभाष चंद्र, जिन्हें कि सुभाष कंबोज नाम से भी जाना जाता है। यमुनानगर हरियाणा के प्रगतिशील किसान हैं। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद है श्री वीरेंद्र सिंह, डायरेक्टर है किसान उत्पादन संगठन हिसार से, और ये भी मधुमक्खी पालन और से जुड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो विस्तार से आज इस कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन के विषय पर हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे देश में कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों का दायरा बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रही है किसानों की आय, जिन्हें सफल बनाने के लिए सरकार की योजनाएं भी भरपूर सहयोग कर रही है। कृषि से जुड़े व्यवसायों में मधुमक्खी पालन भी काफी तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। मधुमक्खी पालन से न सिर्फ शहद बल्कि मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी विनम जैसे बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां जब शहद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल मंडराती हैं, तो फसलों में परागण बढ़ता है, जिससे उपज बढ़ जाती है। भारत जैसे देश में मधुमक्खियों के संरक्षण और शहद उत्पादन के लिए एक पंथ कई काज की सोच को सफल बनाया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार भी अहम रोल अदा करते हुए कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत भूमिहीन किसान भी मधु व्यवसाय से जुड़कर जहां इनकी संख्या में इजाफा कर रहे हैं, वहीं इनसे अच्छी आय भी कमा रहे हैं। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास व मीठी क्रांति के लक्ष्य को पाने के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन शुरू किया है। इस क्षेत्र में विकास के लिए भारत सरकार एक और पहल कर 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बना रही है, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। यही वजह है कि शहद उत्पादन में हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 8 सालों में शहद उत्पादन के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2014-15 में 8,530 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता था, जो साल 2021-22 में 1,25,000 मीट्रिक टन हो गया है। वर्ष 2014-15 में शहद उत्पादन 80,530 मीट्रिक टन, 2015-16 में 88,900 मीट्रिक टन, 2016-17 में 94,500 मीट्रिक टन, 2017-18 में 1,05,000 मीट्रिक टन, 2018-19 में 1,20,000 मीट्रिक टन, 2019-20 में 1,20,000 मीट्रिक टन,
2020-21 में 1,25,000 मीट्रिक टन, 2021-22 में अनुमान 1,25,000 मीट्रिक टन है। इतना ही नहीं, भारत शहद निर्यात में भी काफी आगे है। साल 2020-21 में भारत ने करीब 60,000 मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया है, जिसकी कीमत करीब 716 करोड़ 13 लाख रुपए है। ये सुखद आंकड़े शहद के क्षेत्र में हमारे बढ़ते दायरे को बता रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लुभावने आंकड़ों को जानकर समझकर अब ज्यादातर युवा वर्ग इस क्षेत्र में किस्मत आजमा रहे हैं, जो नए नए प्रयोग करके मधुमक्खी पालन को सशक्त बना रहे हैं। जहाँ तो रिपोर्ट में आपने जाना मधुमक्खी पालन, इसकी संभावनाओं के बारे में। आइए इससे जुड़ी चर्चा की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। और डॉक्टर बलराज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि बताएं हमें कि जो मधुमक्खी पालन है वो किस तरह से आज एक संभावनाओं के क्षेत्र के तौर पर तेजी से उभर रहा है। किसानों को, खास तौर पर अगर हम छोटे सीमांत किसानों की बात करें या फिर भूमिहीन किसानों की बात करें, जिनके पास आमदनी के स्रोत यूं भी बहुत ही सीमित होते हैं, उनके लिए ये जो क्षेत्र है ये किस तरह से फायदेमंद साबित हो रहा है? बिल्कुल मोनालिसा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किसानों के हित में और जो मधुमक्खी पालक हैं या जो करना चाहते हैं उनके हित में पूछा है जी। जहां तक स्थिति की बात है, कितनी प्रगति हुई मैं बता दूं। अगर मैं 2000 वर्ष को आधार वर्ष लूं तो उस वक्त देश में शहद का कुल उत्पादन 10,000 मीट्रिक टन के लगभग था जी। और अभी वो उत्पादन बढ़ करके 1,32,000 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गया है। और उस समय पे हजारों की संख्या में बी कीपर्स थे 2000 में, और आज हमारे देश में 2.5 लाख बी कीपर्स हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो बॉक्सेस की जो संख्या है जिसमें मधुमक्खियां रहती हैं, हाइव्स, उनकी संख्या भी लगभग 35 लाख के लगभग। जो 2 पालतू प्रजातियां हमारी देश में मुख्य तौर पर हम बी कीपिंग में इस्तेमाल करते हैं, मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल करते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है एपिस मेलिफेरा, जिसको हम इटालियन बी भी बोलते हैं, और दूसरी जो प्रजाति है जो इंडिजिनस है, भारतीय है, एपिस सेराना इंडिका। इन 2 का ही पालन हम करते हैं मधुमक्खी पालन के रूप में। तो बहुत प्रगति, और जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, बताया कि हमारे देश से निरंतर शहद का निर्यात भी बढ़ रहा है। और ऐसे किसान जो आपके सामने अभी दोनों मौजूद है, बहुत प्रगतिशील जो है बी कीपर है दोनों, और इन्होंने अपना एक बहुत अच्छा व्यवसाय के रूप में इसको अपना लिया है मधुमक्खी पालन को। बिल्कुल, तो आइए इनका अनुभव यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह से मधुमक्खी पालन व्यवसाय से ये जुड़े और इन्हें क्या लाभ इसमें मिल रहा है। तो सबसे पहले सुभाष कंबोज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मधुमक्खी पालन का जब भी नाम आता है तो आपका नाम अपने आप इससे जुड़ जाता है। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आपके नाम का जिक्र कई बार किया है मधुमक्खी पालन के सिलसिले में। तो आपका अनुभव जानना यहाँ पर बेहद ही अहम हमारे लिए हो जाता है। चाहेंगे आपसे कि किस तरह से आप एक शिक्षक के पेशे में थे, लेकिन इसके बाद आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़ गए, तो ये बदलाव अचानक आपके जीवन में कैसे आया? सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले बतला देता हूं कि मैं सुभाष कंबोज यमुनानगर हरियाणा से हूं, और मैंने 1996 में सिर्फ 6 बॉक्स अपने खेतों में शहद खाने के मकसद से रखे थे, ताकि शहद अपना घर का हो जाए। और जो हमारे खेतों की पॉलिनेशन है, उस टाइम हमारे यहाँ सूरजमुखी और सरसों काफ़ी होती थी, ताकि पॉलिनेशन हो जाए अपनी फसलों का। तो मैंने ये पहले साल नोटिस किया कि जो मैंने 6 बॉक्स लिए थे 5500 रुपये के, वो 5500 से बल्कि 6000 रुपये के करीब मैंने शहद बेच दिया, और उनसे 8 से 9 बॉक्स मेरे है ना और डेवलप हो गए थे। यानी कि मैंने ये है ना देखा कि वो ना सिर्फ मधुमक्खियाँ बढ़ रही हैं, बल्कि जो शहद हमें मिल रहा है वो हमारी एक्स्ट्रा इनकम है। तो मैंने फिर इसी व्यवसाय को अपनाने का अपना रुख किया, और मैंने मैं प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता था 1500 रुपये महीने की, मैंने उसको छोड़ करके 1998 में फिर मेरे पास जब 40-50 बॉक्स हो गए, तो मैं फिर इनको माइग्रेट करके एक
जगह से दूसरी जगह ले जा करके मैंने फिर ये व्यवसाय पूरी तरह अपना लिया। बिल्कुल, तो बेहद ही अद्भुत कहानी है आपकी इस सफलता की, और बहुत सारे जो किसान हैं जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें ज़रूर इससे प्रेरणा मिलेगी। अब रुक करना चाहूँगी मैं वीरेंद्र जी आपका, जानना चाहूँगी कि आपका भी इस क्षेत्र में जो अनुभव है वो करीब 1 दशक का हो चुका है, तो आप भी बताएं हमें कि किस तरह से आपने इस व्यवसाय की शुरुआत की। मैं वीरेंद्र सिंह हिसार से। मैंने 2012 में अपना मधुमक्खी पालन व्यवसाय का काम स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में मैंने केवल 25 बॉक्स लिए थे जी। तो एक साल थोड़ा सा हम नए थे, एक्सपीरियंस कम था, तो उस साल हमें थोड़ा सा कम मुनाफा हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जी। तो हमें एक्सपीरियंस होता गया, उस हिसाब से तो हम धीरे धीरे सीखते गए। हमें पता चला भाई मधुमक्खियाँ केवल शहद ही नहीं लेके आती हमारे लिए, किसानों को खेतों में भी परपरागण भी करवाती हैं जी। जिससे किसानों को भी फायदा हो रहा था, हमें भी फायदा हो रहा था। धीरे धीरे करके हमने दूसरे किसानों को भी इसके बारे में बताया, मधुमक्खियाँ भी कैसे क्या प्रॉफिट देती हैं हमें। जी तो धीरे धीरे करके मैम बिल्कुल, तो इस व्यवसाय के जो फायदे हैं वो सामने आने लगे, तो इस व्यवसाय में ही आगे बढ़ते चले गए। डॉक्टर बलराज, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमारे दोनों प्रगतिशील किसानों ने बताया कि उनका जो शुरुआती अनुभव था ये यही था कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत से ही जो फसल है उसमें भी जो है एक फायदा उन्हें नजर आने लगा पर परागण की वजह से। तो इस बारे में हमें बताएं कि जो किसान है वो खेती के साथ साथ अगर मधुमक्खी पालन करते हैं तो किस तरह से उनकी उत्पादकता बढ़ती है, यानी कि दोहरा लाभ उन्हें इससे होता है। बिल्कुल मोनालिसा जी, देखिए मधुमक्खियां इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी फसलें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, झाड़ियां हैं, घास फूस है जी। जो परपरागित हैं, जो क्रॉस पॉलिनेटेड है, उनका तो गुजारा हो ही नहीं सकता बगैर सहायता के। परागण में सहायता तो करने वाला होना चाहिए जी। और वो स्वपरागित है, उनमें भी कई बार एडेड पॉलिनेशन की, परागण में सहायता की जरूरत पड़ती है। और पूरी पृथ्वी के ऊपर अभी तक 70 से 75% योगदान अकेला पूरी कृषि में फसलों में परागण की उसके अंदर प्रक्रिया के अंदर मधुमक्खियों का है। और मैंने जैसा बताया आपको कि जितना ये उसी फसल पे जाती है जिस फसल में जितना ज्यादा नेक्टर, मरकंद और जितना ज्यादा पोलन, परागकण होंगे उनके ऊपर ये विजिट करती है अपना खाना इकट्ठा करने के लिए, और उसी दौरान ये परागण के कार्य को संपन्न करती हैं। और जहां तक बात है बिल्कुल उसकी कि देखिए जो ऑयल सीड्स क्रॉप है हमारी उत्तर भारत में, अभी सरसों की फसल कटने के उस पर है स्थिति में, इसकी बुआई लगभग सितंबर से चालू हो जाती है, अलग अलग अवधि की फसलें, और फरवरी या मार्च में जाके कटती है। तो सबसे ज्यादा जो शहद का उत्पादन है वो रेप सीड एंड मस्टर्ड से है। और इसमें क्योंकि जो हमारा नेक्टर है उसकी मात्रा और पोलन की मात्रा भारी तादाद में है, और इसके अतिरिक्त जो है हमारे जो बी कीपर्स है उत्तर भारत के जो मैदान है जिनमें हरियाणा भी आता है, जो दोनों प्रगतिशील मधुमक्खी पालक हैं, दोनों वीरेंद्र जी और कामबोज जी, वो जानते हैं कि एक ही वैरायटी हमारी, एक ही किस्म जो है प्रजाति यहाँ पे चलती है, वो एपिस मेलिफेरा उत्तर भारत के मैदानों में। अब ये उसको जैसे सरसों कटेगी इसको माइग्रेट करेंगे, तो आगे लेके जाएंगे, कहीं फिर पहाड़ों पे जाएंगे, एप्पल ऑर्चार्ड्स में जाएंगे, फिर और ऊपर जाएंगे, फिर बाजरे की फसल आएगी, नीचे आएंगे। तो सारी सिचुएशन जो है, पूरी परिस्थिति वो निर्भर करती है कि हमारी फसलें, कौन सी फसल उस क्षेत्र में खड़ी है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर बलराज, जैसे कि आप बता रहे हैं कि किसानों को कई बार माइग्रेट करना पड़ जाता है अच्छे शहद उत्पादन के लिए, तो इस मामले में किस तरह का अनुभव सुभाष जी का रहा है ये भी जानते हैं। तो सुभाष जी बताएं कि किस तरह से किस सीजन में आप शुरू करते हैं शहद उत्पादन करना, बी कीपिंग करना, और उसके बाद कहाँ कहाँ किस तरह से आपको माइग्रेट करना पड़ता है, इसकी रणनीति किस तरह से बनाते हैं, इस बारे में हमें बताएं। मैडम, मैं पहले बता देता हूँ कि अगर हमने पूरी तरह व्यवसाय के तौर पे इसको अपनाना है तो हमें माइग्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रक्रिया पूरे साल चलती है। यानी कि आप ये नहीं सोच सकते कि हम बिना माइग्रेशन किए इसको पूरी तरह ना इस व्यवसाय को लाभार्थ बना लें। हमें लाभ तभी प्राप्त होगा जब हम माइग्रेट करेंगे। तो हमें गर्मी और ठंड के मौसम, बरसात के मौसम, ये सब देखने पड़ते हैं, और पहले हम मौसम देखते हैं कि कहाँ हमारा मौसम सही रहेगा, फ्लावरिंग एरिया कहाँ पर सही है। तो हम पहले जा कर के सर्वे करते हैं, 1 हफ्ता पहले हम सर्वे करते हैं।
तो हम वहाँ सर्वे करके जगह देख करके फिर हम अपनी मधुमक्खियों को उस स्थान पे लेके जाते हैं। तो हमें ये चीज़ जरूरी अपनानी पड़ेगी कि हम अगर इस व्यवसाय को जुड़े हैं तो हम ये सर्वे बहुत जरूरी है। इसके अंदर बिना सर्वे किए आप मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल नहीं ले जा सकते। बिल्कुल। इसके साथ ही वीरेंद्र जी जानना चाहेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि जो मधुमक्खी पालन किया जाता है वो सरसों के फूलों के जो खेत होते हैं, सरसों के जो खेत होते हैं उसके आसपास होते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के फूलों के बाग के साथ भी हमने देखा है कि बी कीपिंग होता है। तो क्या इनके जो गुणवत्ता होती है उसमें कुछ अंतर होता है? किसान किस तरह से चुनाव करे कि उन्हें कहाँ बी कीपिंग करनी चाहिए? इसमें जैसे सरसों होती है ना, उसके अंदर जो शहद बनता है वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का बनता है, जो कि सर्दियों में जब हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे हो जाता है तो वो बिल्कुल जम के क्रिस्टलाइज हो जाता है। लेकिन कई जगह लोग उसको क्या करते हैं, पसंद नहीं करते, तो उसके लिए बोलते हैं भाई हमें लिक्विड शहद चाहिए जो जमता न हो। उसके लिए जब सरसों का फूल ख़त्म हो जाता है तो उनको बॉक्स को माइग्रेट करते हैं और ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे शीशम, सफ़ेदा या मल्टी फ्लावर, कड़ी पत्ता वगैरह ज़्यादा हो, ताकि हम वहाँ से शहद इकट्ठा करके उन किसानों को दे सके जो बोलते हैं हमें जमा हुआ शहद अच्छा नहीं लगता। जी जी बिल्कुल। तो ये जो रणनीति है ये भी अपनानी पड़ती है किसानों को। डॉक्टर बलराज, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि माइग्रेट करने की बात यहाँ पर हो रही है, किसानों को जो माइग्रेट है बक्सों का वो करना ही पड़ता है, तो ऐसे में इस दौरान क्या कुछ खास सावधानियां हैं जो किसानों को बरतनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, देखिए पहला जैसे दोनों हमारे साथियों ने बताया कि माइग्रेशन, ये जो एपिस मेलिफेरा है जो प्रजाति, ये माइग्रेशन को पसंद करती है। लेकिन माइग्रेशन ये नहीं कि माइग्रेशन 1000 किलोमीटर का हो या 500 किलोमीटर का हो, ऐसा उचित नहीं है। माइग्रेशन करना पड़ता है फसल के चक्कर में कि खाना उपलब्ध होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि 60% अभी शहद का उत्पादन ऑयल सीड क्रॉप से, रेप सीड एंड मस्टर्ड से होता है, क्योंकि उसमें नेक्टर की और पोलन की मात्रा सर्वाधिक है। लेकिन अगर जैसे हरियाणा और पंजाब जैसी जो स्टेट्स है, वो समर सीजन में, अभी गर्मी में जैसे सरसों कटी है और वहां सनफ्लावर की खेती चालू हो जाए, तो सूरजमुखी, रेपसीड और मस्टर्ड के बाद दूसरी ऐसी फसल है जिसमें नेक्टर और पोलन की क्वांटिटी, जो मात्रा है वो भरपूर मात्रा में है, बिल्कुल कंपेटेबल है, बराबर है सरसों और रेपसीड मस्टर्ड के दोनों के, तो वो हो सकता है। इसके अलावा खरीफ के मौसम में, बरसात के मौसम में अगर मान लिया हम, या इस समर में ही मान लिया, एक तो बात कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था है, काम भोजी आते यमुनानगर से, वहां पानी है, कोई दिक्कत नहीं, ट्यूबवेल भी है, नहरें भी आती हरियाणा जैसे प्रदेश में। तो कुछ इलाका धान का कम करके खरीफ के अंदर और समर के अंदर हम अगर क्रॉप रोटेशन लेके आए सनफ्लावर का और बाजरे का सीड प्रोडक्शन भी करें, तो बाजरे का सीड अभी पूरा का पूरा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो रहा है, तो उसको हरियाणा में लिया जा सकता है। यमुना की बेल्ट में जो भी सोनीपत से शुरू होकर यमुनानगर तक चली जाती है, तो ऐसे में क्या होगा, इनको फिर लंबा माइग्रेशन, क्योंकि जो बात कर रहे थे वीरेंद्र जी कि आपका यूकेलिप्टस है, आपकी जामुन है, आपका मोरिंगा है, या आपकी दूसरी जो पेड़ पौधे हैं उनमें जाना पड़ता है, लेकिन उनमें उतनी मात्रा में नेक्टर और पोलन नहीं होता। लेकिन सनफ्लावर के अंदर अगर बाजरे का सीड प्रोडक्शन करते हैं तो बाजरे में हालांकि नेक्टर नहीं है, लेकिन पोलन से काम चल सकता है। तो जो खाने के रूप में हम फूड सब्स्टिट्यूट शुगर सॉल्यूशन देते हैं, हमारे साथी दोनों जानते हैं उस बात को, तो वो नहीं देना पड़ेगा और लंबा माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन माइग्रेशन के रूट्स हम लोगों ने डिसाइड किए हुए रिसर्च के द्वारा। बिल्कुल, तो बहुत लंबी दूरी नहीं तय करनी चाहिए। जी, इनका पीरियड है। एप्पल ऑर्चार्ड जो है, जो हमारे सेब के बगीचे हैं, उनमें कब फ्लावरिंग होती है वहां तक जाएंगे। फिर हिमाचल प्रदेश में या जो हमारा J&K है, वहां पे जो जंगली अजवाइन उगती है या कीकर उगती है, उसमें कब फ्लावरिंग होती है, तो वो सारा देख के फिर वापस खरीफ के मौसम में हम वापस जो खेतों में जो बाजरा हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान के अंदर बड़े मात्रा में फिर माइग्रेट करते हैं, ताकि उसको पोलन मिल जाए, खाने का काम चल जाए। डॉक्टर बलराज, यहाँ पे जानना चाहेंगे, अभी तक की चर्चा से ये जाहिर है कि अगर जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं किसान, उन्हें इसके बारे में वैज्ञानिक जानकारी होनी बेहद जरूरी है। तो ऐसे में इस व्यवसाय की शुरुआत जब कर रहे हैं तो कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल मैडम, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि देखिए आजकल नेशनल बी बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र,
सब मिलाकर आईसीआर के इंस्टीट्यूट सब इस तरफ पूरा फोकस है, पूरा ध्यान दे रहे हैं। और कम से कम 5-7 दिन का प्रशिक्षण किसी भी कृषि विज्ञान केंद्रों पर आजकल सुविधा उपलब्ध है। IRI का हमारा केवीके है शिकोपुर में, उस पर सुविधा उपलब्ध है। पंतनगर रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, बांदा में ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, हर जगह ये आजकल सुविधा उपलब्ध है। तो पहली आवश्यकता यही है कि वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण लिया जाए। जी, यानी कि बहुत ही बड़े पैमाने पर ये व्यवस्था की गई है। जो किसान है वो मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ जो प्रशिक्षण है वो हासिल कर सकते हैं और इसके साथ ही मधुमक्खी पालन से जुड़े जो व्यवसाय है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रशिक्षण क्या सुभाष कंबोज जी आपने भी हासिल किया? आपका तो बड़ा लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में, लेकिन क्या आपने भी प्रशिक्षण लिया था? हाँ जी मैडम, मैंने 1998 में खाद्य ग्रामोद्योग 3 दिन की प्रशिक्षण उस टाइम देता था। तो हमने जो है यमुनानगर में ये प्रशिक्षण लिया था। जी जी। और वीरेंद्र जी, आपका अनुभव क्या है? मेरा अनुभव में मैंने भी जब अपना व्यवसाय शुरू किया तो हिसार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मैंने भी 3 दिन का मधुमक्खी पालन का कोर्स किया था। बिल्कुल, तो प्रशिक्षण लेना बेहद ही जरूरी है, तभी से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं वो आपको मिल सकती है और तभी आप सफलतापूर्वक इस व्यवसाय को कर सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई तमाम बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल विचार विमर्श कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। समझ लीजिए कि जिम्मेदारी बढ़ गई है। बहुत ही प्राउड फील होता है हमें कि हम एक फौजी की वाइफ हैं। महिला सशक्तिकरण के ऊपर विशेष करके वर्तमान में भारत सरकार का बहुत बड़ा है। और जब भी बेटे कहीं घुटनों को टेक देते हैं, बेटियां आके तिरंगा संभाल लेती हैं। मोटे अनाज को घर घर पहुंचाने का जिम्मा हमने भी उठा रखा है। देखिए रंग नारी शक्ति के 8 मार्च सुबह 11 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन के विषय में। इस बारे में चर्चा को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर बलराज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बातचीत की कि किस तरह से मधुमक्खी पालन से काफी फायदा है किसानों को और मधुमक्खी पालन के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान किस तरह से रखना है और प्रशिक्षण हासिल करना बेहद ही जरूरी है। जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए सरकार द्वारा भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, विशेष पैकेज की भी घोषणा की गई है। इन तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही है, इसके नतीजे किस तरह के सामने आ रहे हैं और ये जो क्षेत्र है किस तरह से फल फूल रहा है? देखिए मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं हैं और विभिन्न माध्यमों से वो चलाई जा रही हैं। पहला तो नेशनल बी बोर्ड की राज्य सरकारों के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जी। दूसरा आपका हनी टेस्टिंग लैब और प्रोसेसिंग यूनिट देश भर में बन रही है कृषि विश्वविद्यालयों के, या तो उनके अंतर्गत या केवीकेज के अंतर्गत या कृषि विश्वविद्यालयों में या ICR इंस्टीट्यूट्स में, सब जगह। क्योंकि जरूरत अब इस चीज की है कि प्रोसेसिंग हो, ब्रांडिंग हो और अगर मिलावट है तो उसका वो निकले भाई क्या मिलावट की गई है, उसके रिजल्ट आने चाहिए सामने। ये महत्वपूर्ण चीजें अब चल रही हैं। इसके अलावा मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट भी खादी ग्रामोद्योग द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा ट्रेनिंग के बहुत सारे सेंटर्स, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ऐसा क्षेत्र जिसको जमीन की जरूरत नहीं है। अगर कोई भूमिहीन युवा है और वो प्रशिक्षण लेकर मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो निश्चित रूप से वो कर सकता, कोई रोक नहीं है, इसमें जमीन की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे राजस्थान में अभी पूरे हरियाणा में जहां जहां सरसों की खेती हो रही है, वो सारे खेत वाले थोड़ी मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। वो हरियाणा से, कोई कहीं से है, उनके बक्से रखे हैं वहां पर और अब वो उसको माइग्रेट करेंगे। तो इसी तरीके से जो लैंडलेस है, भूमिहीन है युवा, वो भी इसमें आगे आ सकते हैं, प्रशिक्षण लेकर सरकार की योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। प्रोसेसिंग बिल्कुल, तो सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर योजना चलाई जा रही है और मीठी क्रांति के तहत शहद मिशन भी चलाया जा रहा है, जिसका लाभ किसान ले सकते हैं। सुभाष कंबोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब इस व्यवसाय से जुड़े हुए इतने सालों से, आपने किस तरह से सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ लिया है?
मैं बतलाना चाहूँगा कि शुरू में हमें तो इतना मालूम नहीं था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे मालूम हुआ तो हमारे जो खाद्य ग्रामोद्योग है और हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, यूँ तो बहुत सारे विभाग जो हैं उन्होंने हमारी मदद की है। लेकिन जो आर्थिक मदद मैं कहूँगा, जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है जहाँ उसमें एबिक डिपार्टमेंट है, उन्होंने मेरे वैल्यू एडिशन, क्योंकि मैंने शहद से वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट भी तैयार किए हैं, तो उन्होंने इस पे मेरे को 20 लाख की ग्रांट भी दी है। और मेरे को जो सबसे है ना महत्वपूर्ण है, जो SBI बैंक है हरनोल यमुनानगर में, उन्होंने मेरा लोन जो है इसमें पास करके और मेरे को बहुत अच्छी मदद की है इसको आगे बढ़ाने तो में। वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन की बात की आपने, बहुत तरह के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं शहद के अलावा, तो उसके बारे में जानेंगे आपसे आगे। वीरेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है वो किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी साबित हो रही है, खुद आपका अनुभव इस बारे में क्या है? मेरा अनुभव ऐसा है कि अगर आदमी इच्छा और कोशिश करे तो कोई काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। जब मैंने ट्रेनिंग की थी तो मुझे नहीं पता था मधुमक्खी पालन क्या होता है। जब मैंने उसके अंदर कोशिश की, कुछ सीखा, तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट बहुत स्कीमें देती हैं, बहुत ऐसी प्लान हैं गवर्नमेंट की ओर से, बहुत से ऐसे विभाग हैं जो किसानों की और मधुमक्खी पालन करने वाले जो किसान हैं सबकी मदद करती है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बागवानी विभाग से 50 बॉक्स लिए थे जो सब्सिडी पे मिलते हैं हमें, और तब से लेके लगातार बागवानी विभाग है या IBDC रामनगर जो अभी कुछ साल पहले ही बना है, वहाँ से हम लगातार संपर्क में रहते हैं। और जो भी स्कीमें आती है गवर्नमेंट की तो अधिकारी हमें वो दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल, यानी कि सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है जो किसान है वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े इस व्यवसाय से और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ ले। सुभाष जी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि वैल्यू एडिशन आपने किया, यानी कि मूल्य संवर्धन किया, तो जानना चाहेंगे कि कौन कौन से तरह के जो उत्पाद है वो तैयार किए आपने और किस तरह से इनकी बाजार की मांग है? मैंने इन शहद से जो है ना लगभग 8 तरह के मुरब्बे बना रखे हैं और गुलकंद बना रखा है। लेकिन मेन जो मेरे को जो स्टार्टअप मिला है वो एक्चुअली हम जब फिल्टर करते हैं शहद को तो बहुत सारा शहद वेस्टेज हो जाता है, यानी हमें वो फिल्टर धोने पड़ते हैं। तो वो जो मीठा पानी है हमने स्टार्टिंग में उससे वैल्यू एडिशन करके हमने उसका सिरका बनाया, यानी शहद से सिरके के रूप में हमने इसको कन्वर्ट किया। और फिर उसकी जब डिमांड आई तो हमने उसको और ज़्यादा, फिर जो हमारा मस्टर्ड शहद है जो क्रिस्टल हो जाता है जिसको कोई पसंद नहीं करता, तो उससे हम ये सिरका बनाने लगे। और हमने इस तरह वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट करके हम मार्केट में इसकी बहुत इसकी डिमांड है और हम इसको सेल कर रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, आपने किस तरह के उत्पाद तैयार किए हैं? अभी तक तो हम इस पे केवल जो हमारा रानी निकलता है हम उसी को बेच रहे थे, लेकिन अब करीब 1 साल से हम इसके ऊपर है ना इसको पैकिंग करके खुद बेचने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, तो डॉक्टर बलराज, अब आपसे यही जानना चाहेंगे हम कि जो शहद है इसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद है जो तैयार किए जाते हैं जिनकी बाजार में बहुत अच्छी मांग है? बिल्कुल मैडम, जैसा दोनों हमारे साथियों ने बताया कि एक तो वैल्यू एडिशन शहद के अंदर, एक तो प्रोसेसिंग सबसे महत्वपूर्ण है। जब पूरा पक जाए आपके बक्से में शहद, जब भी उसकी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। दोनों बी कीपर हमारे जानते हैं इस बात को कि कच्चे को नहीं करना चाहिए। मॉइस्चर इसमें स्टैंडर्ड फिक्स है कि कितनी नमी की मात्रा उसमें तय की गई है कि 20% से ऊपर नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर 18% के है, तो वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, जैसा कहीं वेस्ट गया, जैसा कामबोजी ने बताया कि उससे सिरका बनाने लग गए। अब जैसे एक बड़ा भ्रम की स्थिति है कि सरसों का शहद सर्दी में जम जाता है, जबकि वो बहुत उच्च गुणवत्ता का शहद है, लेकिन कई लोग उसको पसंद करते, कई लोगों को भ्रम होता है कि ये मिलावटी है, जम गया, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत उच्च गुणवत्ता का शहद है सरसों का। इसके अतिरिक्त जो दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं शहद के अलावा, वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें रॉयल जेली है, आपका वेनम है जो विष है, बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्रीज में काम आता है, आयुर्वेद में भी काम आता है। इसके अतिरिक्त हमारा जो है प्रोपोलिस है, और इसके अलावा वैक्स मोम जो प्राकृतिक मोम है। बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो निकलता है क्रूड ऑयल वगैरह से प्रोसेस करने के बाद वो सिंथेटिक है, ये सारा का सारा प्राकृतिक है। लेकिन हम इसमें ये बात करते हैं जो हमारी
जब मोम की बात करते हैं तो हमारी जो जंगली प्रजाति है एपिस डोर्साटा, जो बड़े बड़े वनों के अंदर जैसे सुंदरबन है या और जगह कहीं ऐसे वो है फॉरेस्ट एरिया है, वहां से उसका कलेक्शन करना चाहिए, ना कि क्योंकि हम बी कीपिंग के साथ अगर कहीं ये करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शहद का नुकसान होता है। तो वो ये मेजर प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक मेजर प्रोडक्ट और जिसकी मार्केट यूरोप में, अमेरिका जैसे देशों में है, पोलन। बिल्कुल वो पूर्ण रूप से जो हमारे वेजिटेरियन है उनके लिए है और भरपूर मात्रा में प्रोटीन, पूरा 100% प्रोटीन ही है वो। तो विभिन्न फसलों का प्रोटीन, ये जो पोलन है, परागकण, उसको भी इकट्ठा करके उसकी भी मार्केटिंग आगे की जा सकती है। जो उच्च बाजार है, निश मार्केट है, उसमें अच्छे पैसे उससे कमाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि बाजार बहुत बड़ा है और उसके तहत जो उत्पाद है वो भी कई तरह के हैं, जिन उत्पादों को तैयार करके जो किसान हैं वो मुनाफा ले सकते हैं। सुभाष जी, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो मधुमक्खी पालन है उसका जो सबसे पहला जो प्राथमिक उत्पाद है वो शहद ही है, तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि इसकी पैकेजिंग और इसको निकालने की प्रक्रिया, इन तमाम चीज़ों को लेकर किन बातों का ध्यान आप रखते हैं, और जब शुरुआत की आपने तो बाजार किस तरह से मिला, इसको लेकर किस तरह का सर्वे किया या क्या जानकारियां जुटाई, ये बताएं हमें। मैं बतलाना चाहूँगा कि शहद निकालने से शहद निकालते टाइम हमें बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। वैसे तो हमारे कंटेनर्स जिसमें भी हम शहद निकाल रहे हैं या जिस मशीन का, ट्रे का और चाकू का हम इस्तेमाल कर रहे हो, स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। ठीक है। और फूड ग्रेड बकेट में हमें उसको पैकेजिंग करना चाहिए, स्टोरेज करना चाहिए, और जहाँ स्टोर कर रहे हैं वो थोड़ा ठंडी जगह हो। अच्छा। ज़्यादा गर्मी के मौसम में जब ज़्यादा गर्म है ना जगह पे उसको ना रखें। दूसरा, फिर सबसे मेन चीज़ है, बी कीपर को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए जब वो शहद सील्ड हो जाए और तभी उस शहद को निकालें। कम से कम वो 70 से 80% सील्ड हो जाना चाहिए पूरा फ्रेम, तब उस शहद को निकालें। और सुपर पे हम जरूर उसके ऊपर काम करें। तो इन सावधानियों को बरतते हुए अगर हम फिर उस शहद को खुद पैकेजिंग करके मार्केटिंग करें तो हमें अच्छे दाम मिल सकते हैं। और हमें आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप के जो बायर हैं, जो खरीदार हैं, वो आपके मोबाइल में हैं, तो आप उनको सर्च करें, आपको जरूर मार्केट मिलेगी। जी, तो वीरेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, कुछ मार्केटिंग के गुर बताएं यहाँ पर, और आपने किस तरह से अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया, क्या किया? इसके लिए सबसे पहले हमने लोकल मार्केट के अंदर सर्वे किया कि हमारा जो शहद है ना, तो जो आम जनता है जो गांव में रहती है, शहरों में रहती है, उनकी चॉइस क्या है जी। तो हमने पता किया भी आप कौन सा शहद खाना ज़्यादा पसंद करते हो, कौन सा नहीं। उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने अपनी अपनी चॉइस बताई, हमने उसी तरह के प्रोडक्ट धीरे धीरे हमने बनाने स्टार्ट कर दिए, उसी तरह की पैकिंग बनानी स्टार्ट कर दी, और धीरे धीरे करके हम जैसा कस्टमर को चाहिए वही प्रोडक्ट हम उनको देने लग गए। जी बिल्कुल, यानी कि किसी भी उत्पाद को बाजार में उतारने से पहले बाजार को जानना बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर बलराज, घरेलू बाजार से जुड़ी तो तमाम बातें हमने की, जानना चाहूंगी कि निर्यात की स्थिति जो है वो भी हम देख रहे हैं कि काफी बेहतर हो चली है और प्रमुख निर्यातक के तौर पर भारत इस वक्त उभर गया है शहद के मामले में। निर्यात अगर करना चाहे किसान तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसमें गुणवत्ता का सवाल काफी आ जाता है, तो ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप? बिल्कुल, देखिए, एक तो जैसा दोनों साथियों ने बताया, पका हुआ शहद हार्वेस्ट करें, प्रॉपर प्रोसेसिंग करें उसकी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मॉइस्चर के, एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। हम दूसरे तरीके साइंटिफिक बी कीपिंग बताते हैं। दूसरा, अगर कहीं मिलावट की बात है, वो एक बाधक है विदेश व्यापार में, निर्यात के अंदर, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने 2 लेबोरेटरीज, एक तो पीबीटीआई मोहाली और दूसरी एनडीडीबी आनंद के अंदर स्थापित की है। वो अब हमने पूरे देश से सैंपल मंगवाए हैं, वो सैंपल अब उनको प्रोवाइड कर दिए दोनों लैब्स को। तो अब वो स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं कि एडल्ट्रेशन 2 तरीके की होती है। एक तो शुगर सॉल्यूशन, जो गन्ने की चीनी से का मिलावट हो जाती है कई बार, उसको बिल्कुल हम घरेलू तौर पे भी उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन असली जो समस्या वो C3 की है, राइस सिरप या दूसरा जो सिरप के इस्तेमाल जो होता है, जो C3 प्लांट है, क्योंकि ये चावल पैडी, तो उसकी मिलावट से कोई बनता है, तो उसकी दिक्कत है। उसके स्टैंडर्ड तैयार हो रहे हैं
और वो सबसे बड़ा बाधक है निर्यात में कि हमारी गुणवत्ता ऊंची होनी चाहिए। जी। और आप घरेलू की बात करें या विदेश व्यापार की, शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल। और अच्छा आपका नाम होना चाहिए, तो निश्चित रूप से इसका बाजार है और हमारा निर्यात लगातार इसी कड़ी बढ़ में रहा है। जानना चाहेंगे और कि अब कैसे अलग-अलग पहचान लैब करें असली और नकली शहद की। इन चीजों के लिए। जी, पहचान कैसे हो सकती है असली और नकली शहद की? देखिए, जहां तक असली और नकली की बात है, अगर चीनी की मिलावट है जी। तो रूम टेम्परेचर पर आप गिलास में एक पानी लें, एक कांच के गिलास में, और अगर आपका प्योर शहद है, आपने उसमें एक बूंद अगर उसके अंदर टपका दिया, अगर वो नीचे जाके पैंदे में बैठ गया, तली के अंदर, सतह के अंदर बैठ गया, तो इसका मतलब प्योर है। अगर वो पानी में मिक्स हो जाता है, इसका मतलब वो चीनी से बना हुआ है। तो ये सीधा सिंपल एक तरीका है, और दूसरे लैब के तरीके। लेकिन असली समस्या मैडम वो है C3 की। उसके लिए स्टैंडर्ड जो बहुत ही वैसी मशीन है, NMR वगैरह, उनका इस्तेमाल करके अब स्टैंडर्ड फिक्स हो रहे हैं। अभी तक दोनों लैब काम कर रही हैं। IRI के अंदर भी लैब स्थापित की जा रही है, और IHR बैंगलोर में भी। तो बड़े पैमाने पे मिनी टेस्टिंग लैब और बिल्कुल, तो बड़े पैमाने पर इस दिशा में काम किया जा रहा है ताकि जो गुणवत्ता है वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना हो और जो निर्यात की स्थिति है वो बेहतर से बेहतर होती जाए। सुभाष जी, ये तो निर्यात की बात हुई, लेकिन घरेलू बाजार में भी हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से जो शहद है इसकी गुणवत्ता को लेकर काफी सवाल उठे। कई बड़े बड़े ब्रांड्स थे जिन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी। ऐसे में जब आप इतने सालों से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, किस तरह से जो शहद उत्पादक है उन्हें अपनी विश्वसनीयता कायम रखनी चाहिए? ऐसे में आप उन्हें क्या गुर देना चाहेंगे? मैं अपने जो बीकीपर साथी हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि जब ऐसे समय आता है, क्योंकि जब इस तरह की खबरें आई थी तो हम बीकीपरों को उसका रेट अच्छे नहीं मिले थे, क्योंकि पूरी मार्केट को धक्का लगा था। जी। तो अब रेट बहुत डाउन हो गए थे, और अभी भी इसी तरह की पोजीशन बनी हुई है कि जितने दाम हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। लेकिन फिर भी हम इन सावधानियों को, कम से कम हम फार्मर तो जो है ना, इन सावधानियों को बरतें, ताकि किसी तरह का कोई भी शिकायत हमारे ऊपर उंगली ना उठाई जाए। जी बिल्कुल, ये तो एक समस्या है। समस्याएं कई हो सकती है व्यवसाय के दौरान, लेकिन उसमें अकेले जूझने से अच्छा होता है कि समूह के तौर पर आप इससे निपटे। और ऐसे में अगर आप किसान उत्पादक संगठन के तौर पर ये व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इससे हो सकता है। तो किसान उत्पादक संगठन के क्या लाभ है, इसके बारे में अनुभव जानते हैं। वीरेंद्र जी, आपसे बताएं कि आप किस तरह से किसान उत्पादक संगठन से जुड़े और क्या फायदे हैं व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई अकेले कर रहा है ये व्यवसाय, उसके मुकाबले में किसान उत्पादक संगठन FPO के जरिए अगर कर रहा है तो? जैसे कि हमें सबको ही पता है, अगर झाड़ू में से अगर हम एक सीख लेके चलेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर पूरा झाड़ू है तो अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूटेगा नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे किसान हैं, अगर वो सभी मिलकर कोई अच्छा प्रोडक्ट तैयार करते हैं और हम मार्केटिंग में उसको लेके जाते हैं तो हमें प्राइस भी अच्छे मिलेंगे। सब अगर किसान एक साथ विचार विमर्श करते हैं तो अच्छे अच्छे आइडिया निकल के आते हैं। तो यही सोचकर हमने 1 साल पहले एक FPO बनाया था, और उनके साथ अभी हमारे साथ लगभग 300 से ज़्यादा ही फार्मर जुड़ चुके हैं अभी तक। और हम ऐसे ही जिस तरह मीटिंग वगैरह लेते हैं तो अच्छे अच्छे सुझाव निकल के आते हैं इसमें। जी। तो हमें पता चलता है अभी हमारे रियल में ही हमारी प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, तो उसके ऊपर हम फिर मीटिंग बैठा के उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो भी हमारी प्रॉब्लम थी वो एक के ऊपर न आके उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ताकि सबको उसका फायदा भी मिले और आने वाले टाइम पे वैसी प्रॉब्लम न आए। बिल्कुल। सुभाष कंबोज जी, आप भी अपना कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि किस तरह से, अगर कोई उदाहरण के तौर पर आप बताना चाहें कि किस तरह से समस्या से छुटकारा मिलता है अगर आप FPO के जरिए ये व्यवसाय कर रहे हैं तो? मैं बतलाना चाहूँगा कि अगर हमने भी जो है 2 साल पहले अपना FPO बनाया है और फार्मर को जोड़ रहे हैं। FPO के जरिए हमें जो समस्याएं आती हैं वो उसका सलूशन बहुत आसानी से निकल जाता है। जैसे कि एक तो जो ट्रस्ट होता है, अकेले उस पे किसी भी जो अकेले कोई कंपनी बनाता है या बनाता है उस पे ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन अगर फार्मर का ग्रुप है तो उस पे ट्रस्ट
करते हैं मार्केट में, उस पर ट्रस्ट होता है। और जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उसका भी लाभ हम फार्मर्स को इकट्ठे मिल करके ही मिल सकता है। बिल्कुल। तो सुभाष जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही बड़ी समस्या सामने आई विश्वसनीयता की, लेकिन इसी समस्या का समाधान एफपीओ में है। अगर एफपीओ के जरिए आप कर रहे हैं तो आपकी विश्वसनीयता ज्यादा बनती है बाजार में। डॉक्टर बलराज, इसलिए जानना चाहेंगे कि अगर एफपीओ से किसान जुड़ना चाहे तो फिर वो कहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसकी क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए नेशनल बी बोर्ड और अपना नेफेड और दूसरी संस्थाएं, ये सब इसमें सम्मिलित हैं और वो पूरी जानकारी देते हैं। जब प्रशिक्षण देते हैं तो कि मान लिया एफपीओ बनाया आपने तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, उसमें कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल हो सकते हैं। वीरेंद्र जी ने जो कराया है उस तरीके की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन एफपीओ के जरिए संगठित होकर हम बहुत अच्छे से अपने ब्रांड को मार्केट में उतार सकते हैं, मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। और अलग अलग एफपीओ, जैसे दूसरे क्षेत्रों में एफपीओ बन रहे हैं, ऐसे शहद के क्षेत्र में भी, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी कई एफपीओ बने हैं और बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो शहद मिशन पर जोर है और इसी कड़ी में जो एफपीओ है इन पर भी बल दिया जा रहा है कि किसान जो है वो एफपीओ से जुड़े, क्योंकि इसके कई लाभ है। इसके जरिए योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाता है और समस्याओं से जल्द छुटकारा भी मिल जाता है। तो मधुमक्खी पालन पर विस्तार से हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के स्वर्ण नगरी जैसलमेर में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। क्या आपने अपनी फसल का बीमा कराया है? हाँ जी, हमने अपनी फसल का बीमा करवाया है। आपकी फसल कभी ऐसा हुआ खराब हुई और आपको उसमें मुआवजा मिला हो? मिला, मुआवजा मिला। लगता है कि बीमा कराना जरूरी है। बीमा कराना जरूरी है, क्यों कभी वो समझे आपदा पड़ती है तो वो कुछ सहारा मिलता है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 6 मार्च सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन के विषय पर। इस पर बहुत ही विस्तार से हमने चर्चा की कि इसके क्या लाभ है, सरकार द्वारा किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और जो मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखे व्यवसाय की सफलता के लिए। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर बलराज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और इस व्यवसाय से जुड़ी कुछ चुनौतियों के बारे में भी जानना चाहूंगी। बताएं कि ये जो व्यवसाय है इसमें किस तरह की समस्याएं किसानों के सामने आ सकती है। खास तौर से हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में भी काफी बदलाव आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्या इसका भी जो प्रभाव है वो इस पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैडम। एक तो समस्या है अच्छे माइग्रेटरी रूट्स, जहाँ फसलें उपलब्ध हो, प्रचुर मात्रा में नेक्टर पोलन उपलब्ध हो। दूसरी बात है इनमें आने वाली बीमारी और कीड़े। कई बार खरीफ के मौसम में एक चिड़िया है हरे रंग की, वो नुकसान करती है, ब्लैक ड्रैंगो भी नुकसान करती है। तो इनसे निदान। फिर बात आती है आपकी अच्छा जेनेटिक स्टॉक कहाँ मिलेगा। जो न्यूक्लियर स्टॉक है किसी प्रजाति का, जैसे मेलिफेरा का, सिराना का, तो वो सोलन में मिलेगा, हिसार में मिलेगा या IRI में मिलेगा, वो कहाँ मिल सकता है। तो उसकी उपलब्धता वो एक। फिर इक्विपमेंट तो अब आजकल सारे, जैसे कि हमारे साथी बता रहे, रामनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बी कीपिंग का, प्रोसेसिंग ब्रांडिंग संभव होती है। तो यही चीजें हैं, सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे माइग्रेटरी रूट्स हों, अच्छा जेनेटिक स्टॉक, न्यूक्लियर स्टॉक किसान लें उस प्रजाति का और उसको आगे बढ़ाएं और अच्छी साइंटिफिक तरीके से बी कीपिंग करें। फिर जो दुष्प्रभाव की आप बात कर रही थी, इस बार जो लास्ट ईयर जो गया खरीफ के मौसम में, जब बाजरे के अंदर बी कीपर्स ने अपने बॉक्सेज रखे थे तो बाजरे की फसल में बड़े पैमाने पे 2 कीड़ों ने नुकसान किया और लार्ज स्केल में पेस्टिसाइड का स्प्रे हुआ उन कीड़ों को मारने के लिए। लेकिन कीपर अलग थे और किसान अलग थे। तो बी कीपर्स और फार्मर्स के बीच में क्लोज कोऑर्डिनेशन जो विदेशों में होता है उसकी बहुत आवश्यकता है, ताकि किसान और बी कीपर को ये पता रहे कि कल किसान इलाके में स्प्रे करने वाला है, ताकि वो अपने बी बॉक्सेस को संभाल ले, उनके एग्जिट गेट्स कुछ टाइम के लिए, आधा दिन के लिए या शाम तक बंद कर दे,
ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो इंसेक्टिसाइड्स के में ना आए, मरण ना हो, मोर्टिलिटी ना हो। जी हाँ, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आपसी समन्वय यहाँ पर बेहद ही जरूरी है। जो स्थानीय किसान है और जो मधुमक्खी पालक है, उन्हें आपस में समन्वय बैठाना होगा, तब जो समस्या है वो नहीं होगी इस तरह की। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं सुभाष कंबोज जी, आप जैसे कि डॉक्टर बलराज यहाँ पर बता रहे थे कि कई बार समस्या ये आ जाती है बीमारियों की, उससे काफी नुकसान हो जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए या इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या उपाय किए हैं? हम दूसरे फार्मर्स को भी ये बतलाना चाहेंगे कि इसमें जो है ज़्यादा किसी तरह की दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, लेकिन जो हमारे जो उसमें ब्रूड सूखने की जो एक बीमारी आती है, यानी सेक ब्रूड जिसको बोलते हैं, उसमें जो है हम जो उसका शहद पे असर ना जाए गलत, तो अजवाइन सत्व का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो शहद में या किसी भी तरह की मधुमक्खियों के ऊपर उसका असर नहीं जाता फिर। जी जी, ठीक है। और सुभाष कंबोज जी, आपसे जानना चाहूंगी कि चूंकि डॉक्टर बलराज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूँ तो आपका अनुभव इस क्षेत्र में 2.5 दशक का है, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह की समस्या आ रही है या कुछ आप जानना चाहते हैं इस क्षेत्र के बारे में और भी, तो डॉक्टर बलराज से भी आप बातचीत कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में स्पेशल जैसे कि इटली में और फ्रांस में, इनमें जो है ना स्पेशल डॉक्टर हैं मधुमक्खियों के, और हमारे देश जो है जर्मनी से या ना स्पेन से डॉक्टरों को कई दफ़ा यहाँ पर बीमारी आ जाती है। 2008 में बीमारी आई थी ब्रोवा माइट की, तो उस टाइम स्पेन के डॉक्टर यहाँ पर आए थे, तो क्यों नहीं यहाँ पर भी इस तरह के डॉक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं? जी डॉक्टर बलराज। निश्चित रूप से काम्बोज जी, अब पहले स्पेशल पीएचडी डिग्री या मास्टर्स डिग्री बी कीपिंग के ऊपर नहीं थी। अब एपीकल्चर के अंदर जैसे यूएस बेंगलोर है या दूसरी यूनिवर्सिटियां हैं, उन्होंने अब इसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन शुरू कर दिया है। एंटोमोलॉजी में ना डिग्री होके वो बी कीपिंग में या एपीकल्चर में डिग्री होगी, एमएससी और पीएचडी की। तो निश्चित रूप से हमारे भी यहाँ पे अच्छे स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे भविष्य में, और वो इन चीजों का निदान करेंगे। जी बिल्कुल। जी वीरेंद्र जी, क्या आप अब किसी विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? डॉक्टर बलराज से कुछ जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारा जिस तरह हरियाणा का एरिया है ना, वहाँ पे गर्मी के टाइम पे गर्मी ज़्यादा और सर्दी के टाइम पे सर्दी ज़्यादा, तो हमारी राय है कि अगर यूनिवर्सिटी है जिस तरह और सरकारी डिपार्टमेंट है, तो हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि एचएयू की ओर से भी कुछ आगे इस बारे में बात की जाए कि जो हमारे सड़कें हैं, नहरें हैं या वन विभाग की ज़मीनें हैं, वहाँ पर ऐसे फूल पौधे लगाए जाएं, ऐसे पेड़ लगाए जाएं जिस पे कि शहद ज़्यादा बनता हो, ताकि मधुमक्खी पालन को, बी कीपर को, उनको अपना बॉक्स या फार्म लगाने में कोई परेशानी ना आए। इसके साथ ही जिस तरह हम देखते हैं हिसार के आसपास की ज़मीन है, वहाँ पे अपनी नरमा जिसको बीटी कॉटन बोलते हैं, उसकी पैदावार अच्छी होती है। तो जिस टाइम पे हमारा मधुमक्खियों को बढ़ाने का टाइम होता है, यानी अगस्त के आसपास, जब बाजरे के ऊपर मधुमक्खियाँ परागण लेके आती हैं, तो उसी टाइम नरमा के ऊपर स्प्रे का टाइम आ जाता है। ठीक है। तो मेरी डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि हमें बताएं कि ऐसे कौन से पेस्टिसाइड हैं जिनका असर मधुमक्खियों के ऊपर कम, और हम किसानों को जाके बताएं भाई आप ये पेस्टिसाइड ऐसे यूज करें ताकि हमारी मधुमक्खियों को भी नुकसान ना हो, और जो फार्मर है जो खेती कर रहे हैं उनको भी उसका फायदा मिले। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे सवाल है आपके जी। निश्चित रूप से आपने वीरेंद्र जी 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे। पहला तो एक ऐसा कि ऐसे पेड़ पौधे जिनके अंदर प्रचुर मात्रा में नेक्टर पोलन उपलब्ध हो और उनकी सर्दी में खाने की कमी नहीं है जी। असली जो समस्या वो गर्मी के मौसम की है, बरसात तक, उस मौसम में कौन कौन से पेड़ पौधे उनको लगाना। तो ऐसा ही पॉलिनेटर गार्डन पहला हमारा जो अखिल भारतीय परियोजना है, उसके तहत पंतनगर में 40 एकड़ में बनाया गया है, जिसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि क्या क्या कौन से पेड़ कब फ्लावरिंग होगी, कितनी मात्रा में नेक्टर, कितना पोलन है, कितना बड़ा फूल है उसका, और कितनी देर तक उसमें फ्लावरिंग होती है, उसमें आपका फ्लावरिंग पीरियड क्या है, ये सारी बात। इसी तरीके से सरकार की योजनाएं आगे आ रही है, कई प्रोजेक्ट्स भी ऐसे आ रहे हैं कि जैसे अभी राजस्थान में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट इन इंडिया, कि वनों से बाहर
जंगलों से बाहर जो ग्राम पंचायत की जमीन है, नहरें हैं, रेलवे ट्रैक्स है, उनके आसपास उनके दोनों तरफ कौन कौन से ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाए। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर यूएसएड से संबंधित प्रोजेक्ट है, उसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कौन से पेड़ हैं, कौन से पौधे हैं, कौन सी झाड़ियां हैं, कौन सी लताएं हैं जिनके अंदर कब फूल आता है, कितनी मात्रा में नेक्टर है, कितना पोलन है, वो महत्वपूर्ण है मधुमक्खी पालन के लिए। एक तो बात ये है। दूसरी बात आपने की, एचएयू के अंदर हमारा सेंटर है आईसीआरपी का, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं मैडम डॉक्टर यादव से, सुनीता यादव, वो आपकी मदद करेंगी। और जहां तक बात है सेफर पेस्टिसाइड्स की, वो आप बिल्कुल बताएंगे जब आप उनसे संपर्क करेंगे कि कॉटन के अंदर पहले कौन से पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं सुंडी के अगेंस्ट, तो उसको कौन से सेफ है, क्या एमिडाक्लोरोपिड घातक है, तो अगर मान लिया है या नहीं है उसकी जानकारी वो देंगे, तो सुरक्षित कौन सा है, तो ये पूरी जानकारी आप लेके करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है किसानों के बीच में और बी कीपर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य स्थापित होना, उसकी कमी है। जो बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। ठीक है डॉक्टर बलराज, समय की कमी है, चलते चलते कोई क्या चीजें हो रही है जी। डॉक्टर बलराज, समय की कमी है, चलते चलते कोई खास टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे मधुमक्खी पालकों को? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण है किसान साइंटिफिक बी कीपिंग करें, ट्रेनिंग लें, सरकार की योजनाओं का फायदा लें, अच्छी ब्रांडिंग करें, समूह बनाएं, एफपीओ बनाएं और अच्छे माइग्रेटरी रूट्स को करें। और किसान ये कोशिश करें कि उनकी फसलों का सफल उत्पादन जब ही होगा जब मधुमक्खियां प्रचुर मात्रा में होंगी। तो अच्छे क्रॉप रोटेशन भी मधुमक्खी पालक अगर कोई किसान है तो वो रोटेशन भी अच्छे अपनाए, जैसे गर्मी के अंदर सनफ्लावर हो सकता है, बाजरा, धान की खेती को हरियाणा पंजाब में कम किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से उसमें हम उत्पादन भी बढ़ेगा और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर बलराज, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और सुभाष कंबोज जी और वीरेंद्र जी, आप दोनों ने भी बहुत अच्छी जानकारियां दी, अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान साथी जो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उन्हें काफी प्रेरणा मिलेगी। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आज आपने विस्तार से जाना विचार विमर्श कार्यक्रम में कि किस तरह से आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, इस व्यवसाय से क्या लाभ है, कौन सी चुनौतियां आ सकती है और इससे निपटारा आप कैसे पा सकते हैं, और इसके साथ ही सरकार कितनी गंभीर है इस क्षेत्र को लेकर, जिसके लिए खास तौर पर मिशन चलाया जा रहा है और खास पैकेज दिए जा रहे हैं। तो इन योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं और मधुमक्खी पालन के जरिए आपके जीवन में भी मिठास घुल सकती है। तो हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। विचार विमर्श कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव या फिर किसी विषय पर अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। इसी के साथ विचार विमर्श की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। विकास की दिशा में एक अहम कदम